फीमा का जब आप फुल फॉर्म देखेंगे तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्ट है ये, रिलेटेड टू दी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। विदेशी मुद्रा जो है उनके एक्सचेंज से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है उसको मैनेज करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको गवर्न करने के लिए इस एक्ट का गठन किया गया है। फीमा जो है वो एग्जिस्टेंस में आया सन 1999 में। उसके पहले फेरा करके एक एक्ट था जो कि हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में लागू था। तो अब हम जो आगे की क्लासेस हैं, दो दो क्लासेस, उनमें फीमा और इससे रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है इंडिया का, उसमें फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड, यानी कि जब भी हम ट्रेड की बात करते हैं या जो हमारी करेंसी वैल्यूएशन की बात करते हैं कि किसी भी देश की जो करेंसी है उसका एक अपना वैल्यूएशन होता है। जनरली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में जो वैल्यूएशन है उसे उसका कंपैरिजन डॉलर में किया जाता है कि किसी भी करेंसी की जो वैल्यू है वो डॉलर के कंपैरिजन में क्या है। जैसे इंडिया का आप अगर न्यूज़ में देखते होंगे तो मोस्टली वो 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये के आसपास रोटेट होती रहती है। जनरली उस 60 से 70 रुपये के बीच में उसकी वैल्यूएशन है पिछले काफ़ी कुछ सालों से। जो लोवेस्ट है वो 52-53 रुपये तक भी गया है पिछले कुछ सालों में। सो जब हम बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज की, तो हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि जो ये फीमा है, इसके पहले जब ऑलरेडी हमारे पास एक कानून था फेरा करके, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था, तो जब ऑलरेडी एक कानून था उसको बदलने की या नया कानून लाने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? तो जब इनिशियली 1991 में हमारी जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें काफ़ी बड़े बदलाव किए गए। आप लोगों ने सुना होगा कि तब की जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने लिबरलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसका कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट किया इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में। स्पेशली लिबरलाइजेशन, उदारीकरण का दौर चालू हुआ। बिजनेसेस हाउस जो हैं, बिजनेस कंपनियां हैं, और जो स्पेशली विदेशी निवेश है उसको भारत में लाने के लिए, ठीक है, ऐसे इन्वेस्टमेंट्स को भारत में लाने के लिए हमारे जो सिस्टम है, हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसमें काफ़ी बड़े बदलाव किए गए। तो 1991 के पहले तक तो जो ये फेरा है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ये ऑलरेडी हमारी जो पॉलिसी है, फाइनेंस पॉलिसी है या एक्सचेंज फॉरेन रिजर्व की जो पॉलिसी है उसको कंट्रोल किया जाता था। पर 1991 में आप लोगों ने सुना होगा कि उस समय ऐसा दौर चल रहा था कि भारत की स्थिति, इंडियन गवर्नमेंट की कंडीशन इतनी खराब हो गई थी कि जो वर्ल्ड बैंक से लोन लिया गया था उसका ब्याज पटाने के लिए भी हमको अपना सोना गिरवी रखना पड़ गया था। सो उसके बाद एक नए कानून की आवश्यकता पड़ी इंडिया को। एक नए कानून को बनाने की ज़रूरत महसूस की गई कि अभी जो एग्जिस्टिंग लॉ है
वो हमारी नीड्स को और फॉरेन एक्सचेंज की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने में उतना कारगर नहीं है, उतनी मदद नहीं कर रहा है जितना एक्चुअली हमें मार्केट सिनेरियो के हिसाब से ज़रूरत है। सो 1991 के बाद से नए कानून के लिए कई कमिटियां बैठाई गई, रिसर्च का काम हुआ। ऐसी क्या चीजें थी जो कि इनवर्ड फ्लो को बढ़ावा देने के लिए, इनवर्ड फ्लो ऑफ करेंसी यानी कि फॉरेन एक्सचेंज का जो इनवर्ड रूटिंग है हमारे देश में, फॉरेन एक्सचेंज करेंसी जो है उसको बढ़ाने के लिए 1991 1999 में फीमा का गठन हुआ। अच्छा, जब भी हम यहाँ पे बात करते हैं प्रियम्बलम टू फीमा, प्रियम्बलम यानी आसान शब्दों में आप समझ सकते हैं कि प्रियम्बलम, जब आप कोई बुक वगैरह नई खरीद कर लाते हैं तो आप देखिएगा उसके स्टार्टिंग में एक पेज होता है प्रीफेस करके या प्रियम्बलम करके, यानी कि उसमें लिखा होता है कि उस बुक के अंदर का बेसिक कंटेंट क्या है। ठीक है, हिंदी में आप परिशिष्ट वाला पेज जानते होंगे। तो उसी प्रकार से ये फीमा का प्रियम्बलम है कि उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, उसके पहले कौन सा कानून था, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 91 के पहले लाइसेंसिंग की प्रणाली ज़्यादा प्रचलन में थी कि कंपनीज को लाइसेंस दिया जाता था वर्क करने के लिए, और उसके जो नियम और कानून थे काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा मतलब अलग अलग तरीक़ों से कई जगहों पे उनके लिए बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स ऐसे थे जो कि उनके फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को गेन करने में काफ़ी तकलीफ देते थे। मतलब किसी को भी अपनी कंपनी में अगर फॉरेन एक्सचेंज करवाना है तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे थे जो कि बाहर की कंपनियों के लिए ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे कि जनरली वो अगर भारत में इन्वेस्ट कर भी रहे हैं तो भी उन्हें एज़ कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। प्लस हमारे यहाँ पे वैसे ही जो गवर्नमेंट सेक्टर है काफ़ी उस समय उस ज़माने में बदनाम था कि बगैर किसी सोर्स के या फिर सिफारिश के या एक्सटर्नल इफ़ेक्ट्स के कोई भी काम इजीली करना थोड़ा मुश्किल था हमारे यहाँ पे। सो ऐसे समय पे फॉरेन कंपनी से इन्वेस्टमेंट लाना और अपनी मतलब कंपनी में इन्वेस्ट कराना काफ़ी मुश्किल हुआ करता था। सो फेमा का गठन किया गया 1999 में। एक नया कानून आया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और इसकी खास बात ये थी कि इसमें कई सारे जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर था वो फेरा का ही था। फेरा में जिस तरीके, क्योंकि किसी भी देश की, खास करके इंडिया जैसे बड़े कंट्री की फाइनेंशियल स्थिति, फाइनेंशियल जो स्ट्रक्चर है उसमें एक बार में बहुत बड़ा बदलाव करना बहुत टफ है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा टैक्सेशन हमारे यहाँ पे बदला है। पहले हम जो नॉर्मल टैक्स की प्रणाली थी उसको यूज़ करते थे, अभी जीएसटी लागू कर दिया गया एक साथ में इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसमें काफ़ी परेशानी आई और अभी भी आ रही है जीएसटी को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने के लिए। कस्टमर्स को या जो डे टू डे कंज्यूमर हैं उनको जीएसटी फाइल करने में अलग अलग तरीके की मुश्किलें आ रही हैं।
लोगों को उस लॉ को समझने में, उनका प्रोसीडिंग समझने में काफ़ी परेशानी आ रही है। कई बार स्पेशली स्टार्टिंग में जो टाइम ड्यूरेशन ऑफ टैक्स पेमेंट है उसको काफ़ी बार बदला गया। पहले ये मंथली था, फिर क्वार्टरली हुआ, फिर अलग अलग तरीके से ये उसमें चेंज किए जा रहे हैं रिगार्डिंग कि जैसी नीड मार्केट में शो हो रही है। पहले क्या था, साल में एक बार आपको टैक्स भरना होता था, ठीक है, तो लोग निश्चिंत रहते थे कि एक साथ वो मार्च महीने में अपना सारा लेखा जोखा तय करते थे, या जनरली जनवरी के बाद से वो चालू कर देते थे, ठीक है। बट अभी क्या है, चूंकि बीच में प्रावधान ये था कि मंथली आपको अपना जीएसटी भरना है, तो उसमें एक काफ़ी लंबा समय कस्टमर्स का यूज़ हो जाता है चीज़ों को, डेटाज को कलेक्ट करने में। तो वैसे ही FEMA का जो शहर है उसमें जो नियम और कानून है उनको पहले से डिसाइड किया गया, और टोटल 49 सेक्शंस में ये एक्ट डिवाइडेड है। सेक्शन नंबर 1 to 49 अलग अलग चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं। जनरली सेक्शन 1 से 12 जो है ये सब टेंटेटिव टाइप का डेटा इसमें है, और उसके बाद सेक्शन नंबर 13 से लेकर सेक्शन नंबर 49 तक प्रोसीडियर जो है या एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको डिस्कस किया गया है। दोनों में अंतर क्या है कि 1 से 12 तक का जो नियम और कानून है वो सिंपल शब्दों में ये बताता है कि ये कानून किस तरीके का है, इसमें क्या क्या करना है, क्या क्या होगा इसमें। और जब हम सेक्शन नंबर 13 से लेकर 49 तक का डिस्कशन करते हैं तो उसमें एक्चुअल सिनेरियो है कि दो पार्टीज हैं, उनके बीच में कोई पर्टिकुलर सिचुएशन होने पे क्या डिसीजन लेना है, ये क्लियरली मतलब प्रैक्टिकल वे में वहाँ पे डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं, एक आप इजी लैंग्वेज में आपको अगर समझाने की बात हो तो सेक्शन नंबर 1 से 12 तक इस पूरे एक्ट का स्ट्रक्चर बताता है, एक थियोरेटिकल व्यू बताता है कि एक्ट का यूज़ क्या है, एक्ट को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, कौन इस एक्ट के लिए जिम्मेदार है, ठीक है, किसको रेगुलेट करना है, कहाँ से डिसीजन आएगा, कोर्ट के थ्रू आएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें इस एक्ट में शुरुआती सेक्शंस में है। उसके बाद के जो सेक्शंस है सेक्शन नंबर 13 से लेके वहाँ पे हर सिनेरियो के हिसाब से कि अगर एक पर्सन है तो उसके लिए क्या नियम कानून है, और अगर कोई कंपनी है तो उसके लिए क्या कानून है, कोई पर्सन विदेश का है जो भारत में इन्वेस्ट करना चाहता है उसके लिए किस तरीके के नियम कानून रहेंगे, कोई कंपनी है जो विदेश में और भारत में इन्वेस्ट करना चाहती है उसके लिए नियम क्या है, प्लस अगर कोई पर्सन इंडियन है और वो विदेश में टेम्परेरी रीजन से है, सर्विस के लिए या एज ए स्टूडेंट बाहर है, तो उसके ऊपर फॉरेन एक्सचेंज के कौन कौन से कानून किस तरीके से लागू होंगे, ठीक है, उसकी टैक्स लाइबिलिटी कहाँ की होगी, जहाँ वो कमाई कर रहा है वहाँ उसे टैक्स देना है या इंडिया में पेमेंट करना है। तो ये चीजें लिखी हुई हैं। अच्छा, सेक्शन नंबर 46 स्पेशली इसमें इस एक्ट में जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि इस एक्ट में अगर इस एक्ट को बनाने का और उसमें किसी भी तरीके की चेंज को ऑथराइज कराने का विद द हेल्प ऑफ पार्लियामेंट, विद द हेल्प ऑफ नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन,
सेक्शन नंबर 46 सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर देती है कि टाइम टू टाइम इस एक्ट में अगर किसी तरीके की चेंज की जरूरत पड़े तो इस एक्ट का यूज करके सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कर सकती है। सेक्शन 47 जो है वो आरबीआई को इस बात का पावर देती है कि इस एक्ट में जो भी बातें दी गई हैं उनके रेगुलेशन का और इम्प्लीमेंटेशन का काम हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में आरबीआई के थ्रू होगा। अच्छा, इसके बाद एक सिंपल सिनेरियो ये है कि जैसे बैंकों को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई है, इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए आईआरडीए है, वैसे ही फेमा का इम्प्लीमेंटेशन मोस्टली कहाँ है? हमारे फाइनेंस सेक्टर में। तो फाइनेंस सेक्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें से किस जगह पे? जहाँ पे मनी एक्सचेंज के रिलेटेड वर्क हो रहे हैं। तो चूंकि मनी एक्सचेंज के का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका इनिशियल पार्ट ही हमारा बैंक है, क्योंकि पैसा एक जगह से दूसरे जगह केवल बैंक के थ्रू आएगा जाएगा या कोई फाइनेंस कंपनी के थ्रू आएगा जाएगा। तो चूंकि इनका रेगुलेशन आरबीआई के हाथ में है, इसलिए फेमा एक्ट जो है उसका रेगुलेशन भी आरबीआई ही करता है। इस कानून का इम्प्लीमेंटेशन तभी होगा जब पैसों की लेन देन हो, पैसे का एक्सचेंज हो, और स्पेशली फॉरेन करेंसी में। तो ये केवल और केवल बैंक के थ्रू या किसी फाइनेंस कंपनी के थ्रू रूट किया जा सकता है, इसलिए इस पर डायरेक्ट कंट्रोल आरबीआई का होता है। अब कुछ प्रोविजंस हैं, जैसा हमने अभी डिस्कस किया था, सेक्शन नंबर 1 से लेकर सेक्शन नंबर 12 तक जो है वो किस तरीके के प्रोविजंस हैं, उसमें क्या चीज़ें मेंशन की गई है। तो सेक्शन नंबर 1 जो है वो एक्ट के एप्लीकेशन पे, कि इस एक्ट का क्या एप्लीकेशन है और इसका कमेंसमेंट कि कब से ये लागू होगा, किन किन सेगमेंट्स में लागू होगा, इनका ब्यौरा जो है वो सेक्शन 1 में दिया गया है। सेक्शन 2 जो है उसमें कई सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में बताया गया है कि मतलब कई वर्ड्स होते हैं, जैसे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन है, पर्सन आउट ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन है, उसके बाद ट्रांजैक्शन किसे कहा जाएगा, ठीक है, ऑथराइज्ड पर्सन कौन है। तो ये सबकी एक प्री डिफाइंड डेफिनेशन है जो सेक्शन 2 में दिया हुआ है कि कौन किस मतलब किस पर्सन के लिए, किस फैसिलिटी के लिए, किस ट्रांजैक्शन के लिए क्या वर्ड यूज किया जाएगा, उसकी डेफिनेशंस का ब्यौरा यहाँ पे दिया हुआ है। सेक्शन 3 जो है वो है, सामने आपको बताया अभी कि सेक्शन 3 स्पेशली आरबीआई की जो पावर है, ठीक है, उसको बनाने का काम करता है कि आरबीआई किसी भी सिचुएशन में अगर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई डिसीजन देना है, ठीक है, तो स्पेशली वो ट्रांजैक्शंस जहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई तात्कालिक प्रभाव में चेंज करना है या कोई नई चीज उसमें इम्प्लीमेंट करनी है, तो ये सेक्शन आरबीआई को पावर देता है कि वो उस पर रूल बनाए और वाया नोटिफिकेशन उन चीजों को इम्प्लीमेंट किया जा सके। सेक्शन 4, सेक्शन 4 है वो किसी भी इंडियन पर्सन को, ठीक है, कोई भी जो भारत में निवासरत है, जो भारत में रह रहा है, जो इंडिया में इस समय है, उसको इस बात से रोकता है कि वो बाहर विदेश में किसी भी फॉर्म में न कोई प्रॉपर्टी अटेन कर सकता है,
ना बाहर इन्वेस्ट कर सकता है, ना वो पैसा ट्रांसफर कर सकता है, या किसी भी फॉर्म में फॉरेन में अपनी किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी को गेन कर सकता है। यानी कि ये सेक्शन बोलता है कि भारत का कोई भी नागरिक भारत के बाहर में किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी, किसी भी प्रकार का एक्सचेंज, किसी भी प्रकार का ट्रांसफर, किसी भी प्रकार का फंड गेन नहीं कर सकता है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। ठीक है। एक्सेप्ट, इसका एक्सेप्शन क्या है कि जो एक्सेप्शंस इस एक्ट में दिए गए हैं उनको वो पर्सन फुलफिल करता हो। यानी सिंपल शब्दों में अगर आप समझना चाहें कि इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से या इस एक्ट के हिसाब से आप फॉरेन करेंसी में कोई काम करने के लिए अलाउड नहीं है, बशर्ते, यानी कि इसमें शर्तें और नियम ये है कि अगर इन जगहों पे आपको इन्वेस्ट करना है, इन जगहों पे आपको वर्क करना है, आपको फॉरेन एक्सचेंज में वर्क करने की कोई ज़रूरत पड़ती है, तो जो नियम और कानून इस एक्ट में दिए गए हैं उनको फुलफिल करना ज़रूरी है। अगर वो पूरे नहीं होते हैं तो आप किसी भी कंडीशन में फॉरेन एक्सचेंज की एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। इसके बाद अगला जो है वो सेक्शन 5 है। वो बोलता है कि कोई भी आदमी, कोई भी पर्सन अगर फॉरेन एक्सचेंज को किसी ऑथराइज पर्सन से लेना चाहता है या किसी ऑथराइज पर्सन के थ्रू करेंसी को निकालना चाहता है। मान लीजिए मेरे पास, मैं विदेश गया, मैंने जो फंड है, काफ़ी कुछ सैलरी के फॉर्म में मुझे मिल रहा है, या कोई बिजनेस में मुझे कुछ पेमेंट है जो किसी विदेशी फर्म या विदेशी कंपनी से आनी है, तो चूंकि उसके देश में जो करेंसी है वो उसी में इन्वेस्ट कर रही होगी, तो ऐसी सिचुएशन में जो ऑथराइजेशन है, ठीक है, या जो ट्रांजैक्शन है वो केवल और केवल करंट अकाउंट के थ्रू हो सकेगा। इसके बाद सेक्शन 6 जो है वो सेक्शन 6 जो है वो किसी भी फॉरेन एक्सचेंज के सेलिंग परचेसिंग को कंट्रोल करता है। ठीक है, कि वो किस तरीके से होगा, किस तरीके से नहीं होगा। और इस सेक्शन में बाकायदा इस बात का जिक्र है कि जैसा कि इसके पहले मैंने आपको बताया कि सिंपल जो ट्रांजैक्शंस हैं वो करंट अकाउंट के थ्रू होंगे, कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस जो हैं वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू होंगे। तो कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जो कैपिटल अकाउंट के थ्रू रूट हो सकते हैं, ऐसे कौन से ट्रांजैक्शंस हैं जो करंट अकाउंट के थ्रू रूट हो सकते हैं, इन दोनों का ब्यौरा सेक्शन 5 और सेक्शन 6 में दिया हुआ है। सेक्शन 7 जो है वो एक्सपोर्टर ऑफ गुड सिक्योरिटी, इनसे रिलेटेड जो पर्सन्स हैं उनको बाउंड करती है। उनको ये आदेश है कि आप आरबीआई से एक परमिशन लेंगे, उनको एक डिक्लेरेशन इशू करेंगे, या आरबीआई को या फिर कोई भी जो जो अथॉरिटी है उनको आप जब तक डिक्लेरेशन नहीं देंगे तब तक आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट को या सर्विस को, जो जो फॉरेन रिलेटेड सर्विस हैं उसके लिए आप अलाउड नहीं होंगे। यानी अगर आप सर्विस देते भी हैं तो भी उसके बदले में अगर आपको कोई पेमेंट होना है, वो पेमेंट आपको तब तक नहीं मिलेगी
जब तक आप अपने काम का प्रॉपर ब्यौरा विद द हेल्प ऑफ अ प्रॉपर डिक्लेरेशन आरबीआई को या जो कंसर्न अथॉरिटी हैं उनको नहीं देते हैं। ठीक है। उसके बाद सेक्शन 8 जो है वो एक्चुअल में जो फॉरेन एक्सचेंज होता है उसको रियलाइजेशन का काम कर उसके रियलाइजेशन का काम करती है। यानी कि मैंने किसी को पैसा भेजा, सॉरी, मैं बिजनेस कर रहा हूँ और जो सामने वाली पार्टी है वो विदेश में है, उसने मुझे अपना सामान भेजा, मुझे उसको पेमेंट करना है। अब मैं चूंकि इंडियन करेंसी में काम कर रहा हूँ, वो किसी फॉरेन करेंसी में काम कर रहा है, तो मैं जब तक उसको पैसा भेजूंगा नहीं, पेमेंट करूंगा नहीं, तब तक एक्चुअल सेंस में कोई बिजनेस तो नहीं हुआ। उसने सामान भेज दिया है और मैं पेमेंट ना करूं, या मेरा पेमेंट उस तक पहुंचे ही ना, या आप ये समझिए कि हो सकता है करेंसी डेविएशन के कारण, यानी मेरे यहाँ उस करेंसी की वैल्यू कुछ और है, उसके यहाँ उसकी वैल्यू कुछ और है, मैंने जो पैसा भेजा अगर वो एक्सेप्टेबल नहीं है सामने वाली पार्टी को, तब तो ये बुरी तरह सिस्टम फेल हो जाएगा, बिजनेस करना मुश्किल होगा। तो ऐसे सिचुएशन में जो रियलाइजेशन है फॉरेन एक्सचेंज को, उसको मॉनिटर करना ज़रूरी है। बीच में ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा चार्ज ले लिया जाए इस एक्सचेंज के लिए, तो आपके बिजनेस करने के स्ट्रक्चर में भी दिक्कत आने लगेगी। सो इसका रियलाइजेशन होना ज़रूरी है। पैसा एक जगह से दूसरी जगह आना जाना ज़रूरी है, तो उसके लिए जो भी लोग जिम्मेदार हैं, जो भी कंपनी जिम्मेदार होंगी, रूट्स जिम्मेदार होंगे, वो कंफर्म करना ज़रूरी होता है। ठीक है। कुछ स्पेशल टर्म्स हैं, जो कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं, वो हमें सुनने को मिलेगा। तो फिलहाल जब हम अंडर फेमा कुछ स्पेशल वर्ड्स डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको पूरे जो जो लॉ बना हुआ है फेमा का, जो एक्ट बना हुआ है, उसमें अधिकतर जगहों पे आपको ऑथराइज्ड पर्सन या कैपिटल ट्रांजैक्शन जो होता है अकाउंट का, उसके बारे में डिस्कशन होगा। कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, इस बारे में आपको काफी जगह वर्ड्स दिए होंगे। एक्सपोर्ट क्या होता है, पर्सन हम किसे बोलते हैं, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया और पर्सन रेसिडेंट आउट ऑफ इंडिया, इसका डेफिनेशन दिया गया है। सिक्योरिटी किसे कहते हैं और ट्रांसफर किसे कहते हैं। देखिए, नॉर्मल सेंस में जब जब आप ट्रांसफर का जिक्र करते हैं, तो एक सामान को दूसरे जगह, एक जगह से दूसरे जगह जब आप शिफ्ट कर रहे हैं तो वो ट्रांसफर है। बैंकिंग के टर्म्स में जब आप फंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसे ट्रांसफर कहा, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जब वो जो पैसा है वो स्विच हो रहा है तो उसे आप ट्रांसफर कहते हैं। तो जब फेमा में कहीं पे भी ट्रांसफर वर्ड का यूज होगा तो उसका एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है कि जब भी जो पैसा है, मनी इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल वे, इन द फॉर्म ऑफ अकाउंट टू अकाउंट मूवमेंट, या फिर एक करेंसी से दूसरी करेंसी के मूवमेंट में,
जब भी वो करेंसी इन्वॉल्व होगी, जब वो अमाउंट इन्वॉल्व होगा तो उसे ट्रांसफर माना जाएगा, ठीक है। और ऐसे सिचुएशन में जो ट्रांसफर है वो जनरली कंसिडर किया जाएगा एक करेंसी से दूसरी करेंसी में, ठीक है। फेमा का लेना देना डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉरेन एक्सचेंज से है, तो जब भी एक्सचेंज का वर्क प्रोसेस में होगा तो ऐसे सिचुएशन में जो फंड का मूवमेंट है उसे ट्रांसफर कहा जाएगा। वैसे ही सबसे पहले जो ऑथराइज्ड पर्सन है किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए, उस ट्रांजैक्शन को इनिशिएट करने के लिए, उसको शुरू करने के लिए, या फिर जो सोर्स पॉइंट होता है यानी जहां से पैसा निकलना है, वो पर्सन ऑथराइज्ड पर्सन कहलाता है। अगर मैं विदेश में हूँ, पैसा मेरे अकाउंट से मेरे किसी फैमिली मेंबर के अकाउंट में आ रहा है तो मैं ऑथराइज्ड पर्सन हूँ। अगर जो पैसा है वो मेरे फैमिली के किसी मेंबर के अकाउंट में आया हुआ है, ठीक है। अब चूंकि वो अकाउंट जो है, जनरली जो फंड ट्रांसफर होता है विदेशों से हमारे अकाउंट में, मान लीजिए मैं किसी वर्क परमिट पे बाहर हूँ, मैंने एक एनआरवी अकाउंट या एनआरआई का जो अकाउंट होता है वो स्पेशल अकाउंट होते हैं, उसमें वो पैसा ट्रांसफर किया। वो अकाउंट मेरे नाम से ही है, बट मैंने एक पर्सन अपॉइंट किया हुआ है इंडिया में जो उस फंड को यूज कर सकता है, उसको रेगुलेट कर सकता है। ऐसे सिचुएशन में वो पर्सन जिसे मैंने अथॉरिटी दी है ऐसे ट्रांजैक्शन की, वो उस अकाउंट का ऑथराइज्ड पर्सन होगा, ठीक है। तो उसे अथॉरिटी होगी उस अकाउंट से पैसे निकालने की या उससे कहीं और ट्रांसफर करने की। अब इसके बाद जो अगला सिनेरियो है वो है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। देखिए, दो तरीके के ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। या तो आप पैसा एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, दूसरा कि ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन है कि आपने अपने एक अकाउंट से, सेविंग अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा भेज दिया। आपका ही अकाउंट है, यूज के लिए वो पैसा ट्रांसफर हो रहा है, या आपने किसी फ्रेंड के अकाउंट में ट्रांसफर किया किसी फाइनेंशियल नीड के लिए। दूसरा ट्रांजैक्शन है कि आप कोई बिजनेस एक्टिविटी रन कर रहे हैं और आपने इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट किसी पर्पस के लिए पेमेंट कर रहे हैं। आपने किसी से कोई सर्विस ली है और उसका पेमेंट कर रहे हैं, कोई कमोडिटी आपने ली है, कोई सामान खरीदा है आपने, उसके लिए पेमेंट कर रहे हैं। तीसरा जो पेमेंट का तरीका है कि आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स, फॉरेन में कोई किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, फॉरेन के किसी शेयर को ले रहे हैं, या कोई फॉरेन का पर्सन आपके यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है किसी शेयर्स में या किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये तीन तरीके हैं ऐसे जो कि इन्वेस्टमेंट का टाइप है। तो जब भी नॉर्मल ट्रांजैक्शंस होंगे, कोई वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट होगा नॉर्मल, और उसका जो पर्पस है वो किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी गेन का नहीं है, किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट का नहीं है। इन्वेस्टमेंट इन द सेंस कि आप पैसा लगाएं और वहां से आप प्रॉफिट गेन करने की कोशिश करें, ऐसे ट्रांजैक्शंस को इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है गेन अटेन करने के लिए, ऐसे ट्रांजैक्शंस जो है वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू रूट होंगे। जो नॉर्मल ट्रांजैक्शंस है, वन पर्सन टू अनदर पर्सन, वन पार्टी टू अनदर पार्टी, मैंने आपसे सामान लिया और उसके बदले में मैं आपको पेमेंट कर रहा हूँ, तो ऐसे सिचुएशन में मैं कोई प्रॉपर्टी अटेन नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई कैपिटल बना नहीं रहा हूँ। तो इस सिचुएशन में इन जो ट्रांजैक्शंस हैं वो करंट अकाउंट के थ्रू रूट होते हैं अंडर द एक्ट ऑफ
फेमा। अच्छा, हम जब अब इन ट्रांजेक्शन्स की बात कर रहे हैं तो ये सारे ट्रांजेक्शन्स केवल और केवल फॉरेन ट्रांजेक्शन से रिलेटेड केसेस में है। जो विद इन इंडिया हो रहा है उसका इससे कोई लेना देना नहीं। फेमा यानी कि हम केवल फॉरेन ट्रांसफर्स की, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की ही बात कर रहे हैं। एक्सपोर्ट, आप लोगों ने काफी सुना होगा इस वर्ड के बारे में कि कोई भी सामान, कोई भी कमोडिटी, कोई भी फैसिलिटी जो है वो हम हमारे देश से दूसरे देश में भेज रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड। सामने से डिमांड आएगा और उसके बाद ही हम वो सामान भेज सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड इसलिए जरूरी है क्योंकि विदाउट पर्पस हम कोई भी सामान या फैसिलिटी अगर बाहर भेजते हैं तो हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि इंडिया का कोई भी नागरिक किसी भी तरीके से विदेश में पैसा, सामान या प्रॉपर्टी बेचने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है, बशर्ते। तो वो जो शर्त थी उनमें से एक शर्त है कि हमें बाहर से किसी भी फॉर्म में उस पर्टिकुलर सामान को भेजने का डिमांड आया हो। किसी कंपनी के साथ हमारा टाई अप है, किसी पर्सन या कंपनी के साथ हम बिजनेस करते हैं जो कि हमारे यहाँ बने हुए सामान को जब मंगाने के लिए एक ऑर्डर देगा, ये पेपर वर्क पे होगा, दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट बनेगा उस बिजनेस को लेके। बेस्ड ऑन दैट पेपर हम एक्सपोर्ट का जो काम है वो इनिशिएट करेंगे। इसके बाद दो जो ये वर्ड्स हैं, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया और पर्सन रेसिडेंट आउट ऑफ इंडिया। तो आज हम इसी पॉइंट पे अपना क्लास क्लोज करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को डिस्कस करके, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स अब हम अपनी अगली क्लास में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कौन से लोगों को रेसिडेंट ऑफ इंडिया माना जाएगा और कौन से लोगों को रेसिडेंट आउट ऑफ इंडिया माना जाता है। एक सिंपल डेफिनेशन इसका ये है कि कोई भी पर्सन एक फाइनेंशियल ईयर में जब 182 डेज या इससे ज्यादा इंडिया में रहता है, ठीक है, तो वो पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया माना जाता है। अच्छा, ऐसे कंडीशन में वो क्लॉज नहीं शामिल होते जहां पे पर्सन किसी इनडेफिनिट ड्यूरेशन के लिए देश में रह रहा हो किसी रीजन से। जैसे कि इंडिया, बाहर से कोई पर्सन इंडिया आया और किसी मेडिकल रीजन से आया है, तो मेडिकल रीजन एक ऐसा रीजन है जिसको आप कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि आप कितने दिन मेडिकल फैसिलिटी लेने वाले हैं। ऐसे कंडीशन में अगर कोई पर्सन 182 डेज से ज्यादा इंडिया में है तो उसे रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं माना जाएगा। बट कोई पर्सन बिजनेस वर्क के लिए इंडिया आया हुआ है और वो 182 डेज यहाँ रहता है तो उसे रेसिडेंट ऑफ इंडिया माना जाएगा उस फाइनेंशियल ईयर में, और उसकी टैक्स लाइबिलिटी इंडिया में बनेगी। इसके बाद इसका ठीक उल्टा, जो पर्सन इंडिया से बाहर 182 डेज या उससे ज्यादा रहता है, ठीक है, वो इंडियन सिटीजन है बट इंडिया से बाहर रहता है 182 डेज से ज्यादा, उसे पर्सन रेसिडेंट आउट ऑफ इंडिया माना जाएगा। अच्छा, इस कंडीशन में जो बात हम कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल में ये समझाया कि कोई विदेश से आके इंडिया में रह रहा है, ये दोनों जो वर्ड्स हैं वो किसी भी इंडियन सिटीजन पे, इंडियन ओरिजिन सिटीजन पे ही लागू होती है, किसी फॉरेनर पे नहीं होती है। यानी कि अभी हम इन दोनों वर्ड्स में जितने भी प्रकार के लोगों की बात करेंगे वो कभी ना कभी या तो इंडियन रहे होंगे या तो फिर वो टेम्परेरी रूप से इंडिया के बाहर में है कुछ समय से, या तो उनकी जो ओरिजिन है वो इंडियन होगी, पेरेंट्स कभी इंडियन रहे होंगे
और वो विदेश शिफ्ट हो गए हैं, या किसी समय वो इंडियन नागरिक रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो केवल और केवल इंडियन सिटीजन से रिलेटेड बात कर रहे हैं कि वो पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया है या पर्सन रेसिडेंट आउट ऑफ इंडिया है करंट सिचुएशन में किसी एक फाइनेंशियल ईयर में। यानी ये एक छोटा सिनेरियो हम देखते हैं कि एक साल में वो पर्सन जितने दिन यहाँ रहा है या विदेश में रहा है, वो डिसाइड करेगा कि वो यहाँ का रेसिडेंट था उस फाइनेंशियल में या विदेश या आउटसाइड रेसिडेंट था, और उसकी टैक्स लाइबिलिटी कहाँ बनेगी। उसके एक्शंस को उसके बाद वहीं से मॉनिटर किया जाएगा। अगर वो आउटसाइड रेसिडेंट था तो उसकी स्क्रूटनिंग अलग होगी, उसकी टैक्स लाइबिलिटी को अलग से चेक किया जाएगा, उसने किस तरीके से फंड को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर किया है, इसको इस एक्ट के थ्रू मॉनिटर किया जाएगा कि ट्रांजैक्शन प्रॉपर थे या नहीं, किस तरीके के ट्रांजैक्शन हुए हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे चेक की जाएंगी। तो ये दो जो वर्ड्स हैं वो काफी इम्पोर्टेंट हैं, और इस लॉ के अंदर, फेमा के अंदर, इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये जो लॉ है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी इंडियन सिटीजन पे ही लागू होता है। विदेश में जो पर्सन है या जो फॉरेन सिटीजन है उससे इसका डायरेक्ट लेना देना तो नहीं है, उससे जो होने वाले ट्रांजेक्शन्स है उस पर जरूर डिपेंड करता है, पर जो जो जिस देश का नागरिक है वही के लोगों पर उस पर्टिकुलर लॉ का डायरेक्ट इफेक्ट है। तो वैसे ही फेमा में इन दो वर्ड्स का इम्पोर्टेंस है और इनसे रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स का इम्पोर्टेंस है। तो आगे की क्लासेस में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि इनके जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको किस तरीके से इस एक्ट के अंदर मैनेज किया जाता है, इस एक्ट के अंदर उसका इम्पोर्टेंस क्या है। एक जो लास्ट टॉपिक है जो हम अभी डिस्कस करेंगे कि हमारे देश में जो फेमा है, इसके अलावा एक एक डिफरेंट एक्ट भी है, आईटी एक्ट। तो इन दोनों के इम्प्लीमेंटेशन में डिफरेंस क्या है? कारण ये कि जैसे कई आज के डेट में जो भी फॉरेन ट्रांसफर एक्सचेंज होते हैं मोस्टली कैश में नहीं होते हैं, ये किसी न किसी इलेक्ट्रॉनिक चैनल या डिजिटल चैनल के थ्रू होता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर कोई ट्रांजैक्शन आईटी एक्ट के अंडर में वैलिड है, पर हो सकता है कि वो फेमा के अंडर में ऐसे ट्रांजैक्शंस को वैलिड ना माना जाए। आईटी एक्ट में उस पैटर्न को या उस ट्रांजैक्शन को नॉर्मली अलाउ किया जाता है कि दो पार्टीज के बीच में कोई इंटरेक्शन हुआ है, उसका मैनेजमेंट आईटी एक्ट के थ्रू हो रहा है। ठीक है, अब इन दोनों को इम्प्लीमेंट करने के लिए डिफरेंस में मेनली ये आता है कि जब हम उस केस को आईटी एक्ट के अंडर में देखते हैं तो वहां पे आईटी एक्ट कभी भी उस पर्सन की टैक्स लाइबिलिटी को डिसाइड नहीं करता है। ठीक है, कि भाई दो लोगों के बीच में इंटरेक्शन हुआ, इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन इन द कहने का मतलब अभी हम केवल किसी भी प्रकार के इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो या नॉर्मल बातचीत हो रही हो किसी पोर्टल पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आईटी एक्ट के अंदर तो आएंगी, बट आईटी एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, ऐसा कोई सेक्शन नहीं है जो ये डिसाइड करे कि अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी हो रही है, तो उसमें उस पर्सन की टैक्स लाइबिलिटी कहाँ पे होगी। ठीक है, आईटी एक्ट केवल उस चीज को मॉनिटर कर सकता है कि इन दोनों के बीच का जो एक्टिविटी है वो लीगल है या इलीगल है, अलाउड है या नहीं अलाउड है। तो इतना ही देख सकता है आईटी एक्ट, और इतने के ही बेस पे वो अपना कोई एक्शन करता है। बट यहाँ पे मान लो दो वैलिड लोग हैं, दो वैलिड पार्टीज हैं, उनके बीच में ट्रांजेक्शन हुआ आईटी एक्ट के
अंडर में जितने भी सेक्शंस हैं उसमें कहीं पे भी कोई गड़बड़ी नहीं आई है उस ट्रांजेक्शन में, तो बाय डिफॉल्ट वो ट्रांजेक्शन अलाउड हो जाएगा और आईटी एक्ट के अंदर कोई केस नहीं बनेगा। बट फिर भी उस पर्सन की टैक्स लाइबिलिटी तो हमारे देश में ही बननी चाहिए, या अगर विदेश में बन रही है तो इसका डिसीजन फीमा के थ्रू होता है। और आईटी एक्ट में जो प्रोविजंस हैं वहां पे ये डिक्लेरेशन है कि इसमें जो लाइबिलिटी बनेगी वो विद इन द लॉ पूरा करना है। विद इन द लॉ कौन सा? फेमा एक्ट। कि फेमा में जिस जो डायरेक्टिव दिया गया है, जो सेक्शन दिए गए हैं, उसके हिसाब से इसमें जो भी टैक्स लाइबिलिटी है वो बनेगी। तो जब भी यहाँ पे अगर कोई डिफॉल्ट होता है, कोई फ्रॉड होता है, किसी प्रकार का मिस अप्रोप्रिएशन का केस बनता है, तो उसका डिसीजन जो है, उस पर रूल आउट जो है, या उसका जो फाइनल आउटकम है वो फेमा एक्ट के थ्रू ही आएगा। ठीक है, तो क्लास अभी हम यहीं पे क्लोज करते हैं, और जब कल हम डिस्कस करेंगे तो हम कुछ इम्पोर्टेंट जो वर्ड हमने डिस्कस किए इसके पहले उनको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।